तो पहला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? ये राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन मतलब हटा सकता है, यानी कि भंग कर सकता है, तो उसको जो है महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग के द्वारा जो है इसे हम लोग जो है हटा सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है, तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो होता है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो कि कौन सा उच्च न्यायालय है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय होता है। तो इसे भी जो है आपको ही याद रखना है। और उच्च न्यायालय के बारे में यदि आपको अच्छी जानकारी लेना है तो ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल 214 से लेकर 232 के बीच में जो है सभी जो है ये उच्च न्यायालय के बारे में ही जो है बताया गया। ठीक है, तो आपको आर्टिकल भी जो है ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने जो है ये आरंभ किया था? मनसबदारी प्रणाली जो है यह जो है किसने जो कि आरंभ किया था? देखो, यह जो है किसके द्वारा आरंभ हुआ था? ये अकबर के द्वारा जो है इसे आरंभ किया गया था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा अकबर ने कब किया था? तो ये जो है 1574 ईस्वी में जो कि इसे आरंभ किया था। ठीक है, कब किया था? 1574 ईस्वी में इसे जो है आरंभ किया था। और मनस मनस मतलब जो है ना मनस, जैसे कि मनस लिखा हुआ है मनस। ठीक है, मन सब ऐसे लिख लो, मन सब। ये मन सब का मतलब क्या होता है? देखो, मन सब जो है अरबी भाषा में, ठीक है, ये लिया गया है अरबी भाषा में जो है, मतलब जो ये शब्द है जिसका अर्थ होता था कि पद नाम। ठीक है, जिसका अर्थ की हम बात कर ले तो जिसका अर्थ होता था पद नाम। ठीक है, पद नाम, इसका अर्थ जो होता है ये पदनाम होता है। तो इस टाइप से जो है इसका सही आंसर जो चला जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा कि मनसबदारी प्रणाली जो है ये किसने आरंभ किया था? तो यह जो है अकबर ने जो कि आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करता है? देखो, खुला बाजार का चालन जो कि क्या संकेत कर सकता है? देखो, यह संकेत करता है कि जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंकों के द्वारा सरकारी जो है प्रतिभूतियों को खरीद कर और बिक्री खुले बाजार के संचालन की ओर संकेत करता है। कहने का मतलब जो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है यहाँ, सॉरी, बी के साथ जो है चला जाएगा। देखो, इसमें जारी करने का शर्त जैसे कि मूल्यों का उल्लेख होता है तथा इनका क्रय विक्रय भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक की शिलालेख का जो है ये अर्थ स्पष्ट किया है? मतलब अशोक का शिलालेख जो है सबसे पहले जो है किसने यह स्पष्ट किया है अशोक की शिलालेख के बारे में? देखो, ये 1837 में जैसे कि जेम्स प्रिंसेप ने जो कि इसका अर्थ जो है सबसे पहले स्पष्ट किया था। देखो, अशोक के अभिलेख जैसे पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है ये 1837 में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ है। लेकिन अशोक की शिलालेख को सर्वप्रथम द्वितीय भाषी, क्या कहते हैं, द्वितीय भाषी आधार पर शाह ए कोहना, ठीक है, शाह ए कोहना मतलब लघु शिलालेख पढ़ने में जो कि ये सफलता पाई है द्वितीय भाषा में। ठीक है, और अशोक भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने की शुरुआत किया था। और अशोक की शिलालेख की खोज जो है ये 1750 में, अशोक की शिलालेख की खोज जो है किसने, मतलब जो है कब किया गया था? ये 1750 ईस्वी में जो कि अशोक की शिलालेख का जो है ये खोज किया गया था। जो कि किसने किया था? तो फैन थेलर ने किया था। ठीक है, फैन थेलर ने जो कि इसका खोज किया था। ठीक है, फैन थेलर ने जो कि इसका खोज किया था। और अशोक जो है मौर्य वंश के महानतम शासक थे। इन्होंने बुद्ध धर्म को भी स्वीकार किया है। ठीक है, इसने किस धर्म को स्वीकार किया है? तो इसने जो है बुद्ध धर्म को जो है स्वीकार किया है अशोक ने। ठीक है, और ये मौर्य वंश का महानतम शासक भी है। तो इसे आपको जो है अच्छी सी याद रखना है अशोक के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा इनमें से असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है, मतलब सबसे तेज गति से कौन जो है ये दौड़ सकता है?
ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है? देखो शुतुरमुर्ग जो ये ऐसा पक्षी है जो कि सबसे तेज गति से क्या हो सकता है, दौड़ सकता है। ठीक है, देखो शुतुरमुर्ग जो है पहले, ये जो है ना पहले जैसे कि हम बात कर ले तो पहले ये पूर्व एशिया, ठीक है, पूर्व एशिया, और अब जो है यदि अभी हम वर्तमान की बात करें तो केवल अभी की हम बात कर ले तो ये हो गया पहले की बात। ये पहले यानी कि पूर्व एशिया, और वर्तमान की हम बात कर ले तो वर्तमान का जैसे कि ये अफ्रीका का एक बड़ा उड़ान पक्षी है। ये जो है अभी अफ्रीका का एक उड़ान बड़ा पक्षी है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है अफ्रीका में मतलब ज़्यादातर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो कि उसको काट लिया जाता है, मतलब ऐसा कौन सा फसल है? भारत में कौन सी ऐसी खाद्य फसल है जो अक्टूबर नवंबर में जो कि बोई जाती है और मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाता है, बताइए। मार्च अप्रैल में जो है उसे काट लिया जाता है। देखो गेहूं एक ऐसा फसल है जो कि भारत में खाद्य फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है भारत में, कर्नाटक में। ठीक है, ये जैसे कि कॉफ़ी की हम बात कर ले तो कॉफ़ी जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे होता है, ये जो है कर्नाटक में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो है भारत में पूछेगा ये कर्नाटक में हो जाएगा। और यदि आपसे विश्व में पूछा जा रहा है, ठीक है, यदि आपसे विश्व में पूछा जा रहा है तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील में जो है कॉफी का उत्पादन जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो इस टाइप से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जैसे हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है? देखो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब किस दिन को जो है ये मनाया जाता है, बताइए। देखो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह जो है 2 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को हम बात कर ले 2 अक्टूबर के जैसे महात्मा गांधी हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी हो गया, और क्या कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हो गया, कहने का मतलब शास्त्री जी भी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जन्म जो है दिवस के रूप में भी जो है ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस के रूप में भी जो है ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और यदि हम बात कर ले 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा जन दिवस जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, वृद्धा जन दिवस, तो इसे भी जो है आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि पटना जिला में स्थित जैसे कि नखासिंग पिंड का संबंध जो है ये किससे है? नखास पिंड का संबंध जो है यह किससे है? देखो यह जो है संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, पटना में जो स्थित है नखासी पिंड का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है जैसे कि 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, जैसे कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो कि कब किया गया था, तो ये 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। ठीक है, तो इसे जो है आपको अच्छी तरह से जो है याद रखना है। ठीक है, और बात कर ले भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ जो है, ये भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ जो है ये 1942 में हुआ है। ठीक है, 1942 में हुआ है। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये असहयोग आंदोलन की बात कर ले तो असहयोग आंदोलन जो ये 1920 में हुआ था।
ठीक है, 1920 में हुआ था, जो कि बात कर ले फरवरी 1922 को वापस भी ले लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 12 फरवरी 1922 को फिर से जो है वापस ले लिया गया था। और खिलाफत आंदोलन की बात कर ले तो जैसे खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है, 1919 में शौकत अली एवं मोहम्मद अली द्वारा जो कि ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा जो है 1919 में खिलाफत आंदोलन को आरंभ किया गया था। ठीक है, और 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस के रूप में इसे मनाया जाने लगा। ठीक है, खिलाफत दिवस के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका सही आंसर की हम बात कर ले तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है ये कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग जो है ये कहाँ पे हुआ है, बताइए। देखो, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है ये नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो है नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है चला जाएगा। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, आर्टिकल 1 में यदि हम बात करें तो आर्टिकल 1 में लिखी है कि भारत राज्य का संघ है। ठीक है, भारत जो है ये अपना क्या है, यह राज्यों का एक संघ है, का प्रयोग किया गया है, ना कि संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ पर जो है राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। और संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग जो कि हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद भाग 3 जो है आर्टिकल, इसमें क्या कहता है, आर्टिकल जैसे कि 12 से लेकर 35, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार का जो है ये वर्णन भी किया गया है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मतलब कुल बलू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या जो है कितनी है 2021 तक में? 2021 तक में जो है ये कितनी है? देखो, 2021 की यदि बात कर ले तो ये टोटल का 10 है। कितना है? टोटल का 10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ चला जाएगा। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बाबूजी के नाम उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के उपनाम से जो है किसे याद किया जाता है? देखो, बाबूजी के उपनाम से जैसे कि जगजीवन राय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जगजीवन राम को जो है ये जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और बात कर ले सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी जो है इसी के पास है। ठीक है, सबसे लंबी समय तक जो कि ये केंद्रीय मंत्री भी जो है ये रह चुका है। ठीक है, सबसे लंबी समय तक। ठीक है, तो इसे जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और देश बंधु के नाम से जो है चितरंजन दास को जाना जाता है, देश बंधु के नाम से। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा संशोधन जो कि राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? राजनीतिक दल बदल से जो है ये संबंधित है, बताइए। राजनीतिक दल बदल से जो है ये संबंधित है। देखो, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर जो है ये अंकुश लाने का जो कि ये लक्ष्य रखा गया था। इनकी ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखो, दल बदल विरोधी ये मतलब जो है संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। दल बदल जो है ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है ये आता है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पंचायती राज से संबंधित है? मतलब ऐसा कौन है जो वो पंचायती राज से जो है वो संबंधित है? देखो, पंचायती राज से संबंधित ये बलवंत राय मेहता समिति जो है ये हो जाएगा। ठीक है, मेहता समिति। ठीक है, चलिए,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी जो कि कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ जो ये स्वदेश ले गया था? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ में मतलब ले गया था, मतलब अपने साथ वो ले गया था? बताइए, अपने साथ जो है वो ले गया था। देखो ईरान का एक सम्राट था नादिर शाह ने, ठीक है, नादिर शाह ईरान का एक शासक था, ठीक है। कहाँ का था ये? ईरान का था, ठीक है। ईरान का एक शासक था नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर स्वदेश ले गया था। और नादिर शाह ने 1739 में इन्होंने क्या किया? 1739 में, ठीक है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। दिल्ली पर क्या किया? आक्रमण किया था। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और उस समय दिल्ली का शासक जो है ये मोहम्मद शाह था। जिस समय यहाँ आक्रमण किया था और वहाँ का शासक की हम बात कर ले तो वहाँ का शासक जो है ये मोहम्मद मोहम्मद शाह था, ठीक है। दिल्ली का शासक जिस वक्त मतलब उसने आक्रमण किया था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। लेकिन 1747 में नादिर शाह ने की मृत्यु के बाद इसका सेनापति जो है ये अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का शासक था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो है ये मोहम्मद शाह था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में ही हुआ था, ठीक है, तृतीय युद्ध। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्ति जो ये किया गया है? बताइए, किया गया है। देखो ये जो है ना किया गया है गीता गोपीनाथ को किया गया, ठीक है, गीता गोपीनाथ को। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गेंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? गेंडा की संरक्षण की परियोजना जो है वहां पे अभी चल रही है। तो देखो वो काजीरंगा, कौन सा जगह है? वो काजीरंगा है जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ठीक है, काजीरंगा। चलिए और ये गिर बात कर ले गिर की, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो ये गुजरात में है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और ये बंदीपुर की बात कर ले थोड़ा देर के लिए, हम बंदीपुर जो है कर्नाटक में, ठीक है, ये जो है कर्नाटक में स्थित है बंदीपुर, ठीक है, कर्नाटक में। और ये पेरियार की बात कर ले तो पेरियार जो ये केरल में, ठीक है। ये केरल में देखो किस लिए जाना जाता है? तो ये हाथी के लिए जाना जाता है। इसे भी आपको रखना है। ऐसे भी पूछ सकता है कि हाथी के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो हाथी के लिए जाना जाता है। और गिर जो है ये गुजरात में जो है ये किसके लिए जाना जाता है? ये शेर के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये किसके लिए जाना जाता है? ये शेर के लिए जो कि जाना जाता है, ठीक है, शेर के लिए। चलिए और ये कर्नाटक में जो है बाघ के लिए जाना जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है काजीरंगा हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। और ये काजीरंगा जो है ना गेंडा के लिए जाना जाता है। तो इसे भी आपको याद रख ही लेना है, ठीक है। किस लिए जाना जाता है? ये काजीरंगा में जो है ये गेंडा के लिए ये जो है जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, मतलब ये जो किस पर जो है ये निर्भर करती है? देखो ये जो है निर्भर करती है न्यास के मतलब संसाधन की गति पर, ठीक है। न्यास के संसाधन की गति पर जो है यह निर्भर करती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि बेसुध रूप से संगमरमर का मतलब गुंबद इनमें से किस मुगल इस्पात में सबसे पहले जो कि यहाँ पर देखा गया, मतलब सबसे पहले जो कि देखा गया है? देखो सबसे पहले जो है ये क्या कहते हैं एतमाद दुल्ला का मकबरा में जो कि इसे देखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। देखो इसका मकबरा जो है ना ये आगरा में स्थित है,
ठीक है, इसका मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है। ठीक है, और इसे नूरजहां ने बनाया है। आगरा में जो स्थित है यह मकबरा, इसे किसने बनाया है, तो इसे नूरजहां ने बनाया है। नूरजहां ने बनाया है। ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है किसने बनाया है, तो ये जो है नूरजहां ने बनवाया है, जो कि कहाँ पे है, ये आगरा में है। और अकबर का मकबरा, ठीक है, और पूछेगा कि अकबर का मकबरा ये जो है सिकंदर यूपी में है। ठीक है, सिकंदरा यूपी में है और इसका निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण जो कि WBC जारी किया है, बताइए। WBC जो है ये जारी किया है। देखो ये क्या है, विश्व बैंक ने किया है। किसने किया है, तो यह जो है विश्व बैंक ने किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जैसे है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई है, एक सामान्य घटना है, जो कि हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। मतलब यह कहाँ पर जो है ये पाया जाता है, अधिकतर मतलब पाया जाता है। देखो ये अधिकतर की बात कर रहा है, तो ये अधिकतर जो है ना उत्तरी ध्रुव पर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, अधिकतर जो है ये उत्तरी ध्रुव में जो है ये पाया जाता है। और हिमनद का विस्तार जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर। चलिए चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, बताइए। सांचो का स्तूप जो है यह किस शासक ने बनवाया था। देखो सांची का स्तूप की हम बात कर ले तो ये मौर्य शासक जो बनवाया था, मौर्य का शासक मतलब मौर्य वंश का शासक था अशोक। ठीक है, कौन था, अशोक ने जो है इसे बनवाया था। लेकिन यह मध्य प्रदेश के, यह जो है एमपी के, यह जो है एमपी के रायसेन जिला में स्थित है। ठीक है, रायसेन जिला में स्थित है। यह जो एमपी के रायसेन जिला में स्थित है। ठीक है, और सांची तथा और सांची कहते हैं और क्या कहते हैं, भारहूद के अस्तित्व की खोज जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है ये कहाँ पर किया गया है, तो यह जो है पटना में किया गया है। ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मतलब सेंटर की स्थापना पटना में किया गया है। और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो है डॉल्फिन का प्रजनन केंद्र स्थित है। प्रजनन केंद्र जो है ये बिहार के भागलपुर जिला में जो कि स्थित है। और डॉक्टर डॉक्टर RK सिन्हा पटना संन्यास कॉलेज के प्रोफेसर को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। ठीक है, और डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में ये पाया जाता है। और डॉल्फिन के लगभग मतलब 44 प्रजाति भी जो ये पाई जाती है। ठीक है, डॉल्फिन के 44 को प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध जो है यह किस नदी पर जो कि बना हुआ है। देखो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पर बना हुआ है, तो यह जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है ये नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है ये मूल अधिकार नहीं है। मतलब मूल अधिकार नहीं है, देखो ये सूचना का अधिकार जो है यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार जो है ये 2005 में से लागू किया गया है। ठीक है, इसे जो है 2005 में लागू किया गया। और नागरिकों को कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचनाओं को मांगने और जानने का अधिकार जो कि इसमें आरंभ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो है ये कौन है।
भारतीय संविधान का अभिरक्षक की हम बात कर लें तो इसका अभिरक्षक जो होगा ये भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, कौन होगा? तो ये जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। और भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाला संस्था जो कि उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय होता है अंतिम संस्था करने वाला। और भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या जो है ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो, बिहार एसएससी में जीके जीएस जो कि ये प्लेटफॉर्म का बुक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कहाँ पे स्थित है? देखो, ग्रीन पार्क स्टेडियम की हम बात कर ले तो यह जो है कानपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है कानपुर में स्थित है। और हम बेंगलुरु की बात कर ले तो बेंगलुरु में जैसे कि क्या कहते हैं इनकी चिन्ना स्वामी। ठीक है, चिन्ना स्वामी। ठीक है, चिन्ना स्वामी। ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चिन्ना स्वामी। चलिए अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट जो कि 1919 किसके काल में ये लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 किसके शासन काल में जो है ये लागू किया गया था? देखो, यह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में जो है ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। और इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट को जो है काला कानून के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। ठीक है, काला कानून के नाम से भी जो इसे जाना जाता। और रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसके चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। और इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलाल कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 जो है ये हुआ था, मतलब कहाँ पे हुआ था? देखो, मानव पर्यावरण सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है स्टॉकहोम में जो कि ये हुआ था मानव पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, और हम बात कर ले इसका कुछ देर के लिए तो जैसे कि देखो, मानव पर्यावरण 1972 में हुआ था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, जो कि विश्व पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई है। जिसका मुख्यालय की हम बात कर ले तो इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। ठीक है, इसी के चलते जो है विश्व में पर्यावरण के प्रति, विश्व में, पूरे विश्व में मतलब पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है 5 जून को, ठीक है, 5 जून को जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को पूरे मतलब विश्व में मतलब लोगों को जागरूकता करने के लिए जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसे भी जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, मतलब स्वर्ण जो है किससे संबंधित होता है? देखो, स्वर्ण जो होता है ये मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार से जो है ये संबंधित होता है। ठीक है, स्वर्ण जो होता है ये अंतरराष्ट्रीय बाजार से जो है ये संबंधित होता है स्वर्ण। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश जो है ये चाइना को कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा सोना का उत्पादन देश जो है चाइना को कहा जाता है। ठीक है, चाइना को। चलिए अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार जो है किस बाजार स्थिति को जो है ये दर्शाता है, बताइए किस बाजार स्थिति को जो है ये दर्शाता है? देखो, ये दो विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। ठीक है, दो विक्रेता और एक क्या करता है, क्रेता को दर्शाता है। जब किसी वस्तु की मांग, काम तथा आपूर्ति अधिक होती है तो विक्रेता की तुलना में मतलब क्रेता बेहतर स्थिति में होता है। ऐसे बाजार को क्रेता बाजार जो है कहा जाता है। ठीक है, अब जो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न है कि बाजार का नियम किस किस अर्थशास्त्री ने दिया है? बाजार का नियम जो है यह किस अर्थशास्त्री ने जो किसे दिया है, बताइए। बाजार का नियम जो है किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो देखो इसका नियम की हम बात कर ले तो इसका नियम जो है JB ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है यहाँ पे जो है चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर जो है ये बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा जो है किसके प्रस्ताव पर जो है ये बनाई गई थी? देखो ये कैबिनेट मिशन के तहत जो है ये बनाया गया था। ठीक है, किसके तहत बनाया गया था? यह कैबिनेट मिशन के तहत जो है इसे बनाया गया था। और कैबिनेट मिशन की स्थापना यानी कि आगमन की हम बात कर ले तो कैबिनेट मिशन की आगमन जो ये हुआ था 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च 1946 को हुआ था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को हुआ था। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य जैसे कि पैथिक लॉरिस और सर स्टेकफोर्ड और क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे, यानी कि 3 गो थे। और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन ये 16 मई 1946 को हुआ है। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पर जो है ये पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, कौन थे? पैथिक लॉरेंस, जो कि इसका अध्यक्ष थे। पैथिक, ठीक है, पैथिक पैथिक लॉरेंस जो कि इसका अध्यक्ष थे। ठीक है, लॉरेंस। तो इस टाइप जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व जो है ये कौन सा है, बताइए। राज्य के, देखो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, 4 गो जो है ये अनिवार्य तत्व है। ठीक है, एक जनसंख्या, राज्य क्षेत्र। ठीक है, जनसंख्या, राज्य क्षेत्र या भूमि या भूभाग, सरकार एवं प्रभुसत्ता या संप्रभुता। मतलब जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता, इसमें जनसंख्या प्रथम एवं आवश्यक तत्व है। और राजनीति के उत्पत्ति पर अनेक सिद्धांत भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर की हम बात कर ले तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा, नहीं ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति मतलब ताना भगत आंदोलन के साथ जो है ये जुड़ी हुई है? निम्न में से कौन सी जनजाति है जो कि ताना भगत आंदोलन के साथ जो है ये जुड़ी हुई है? देखो ये उरांव। ठीक है, ये उरांव जो है ना, उरांव यही मतलब जो है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उरांव। देखो ताना भगत आंदोलन जो है ये 1914, ठीक है, 1914 से 1920। ठीक है, तत्कालीन जो ये बिहार के छोटा नागपुर इलाका यानी कि उरांव जनजाति किया गया था। और इस आंदोलन के प्रवर्तक की हम बात कर ले तो जतरा भगत थे। ठीक है, जतरा भगत, जिन्हें कभी बिरसा मुंडा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात भी कहा करते थे। ठीक है, और इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत और क्या कहते हैं गुरु दक्षिणी और भगत सिंह, मतलब ये सभी मतलब जो है प्रमुख थे। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा किसने जो है ये स्थापित किया था? नौजवान भारत सभा जो ये किसने जो है ये स्थापित किया था, बताइए। देखो ये सरदार भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? तो यह जो है सरदार भगत सिंह ने जो कि ये किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। देखो नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रांतिकारी जो कि पुनर्जागरण मतलब करने और आगे बढ़ने के लिए संकल्प का एक प्रतीक देता है। और इसकी स्थापना जो है भगत सिंह ने, ठीक है, इसकी स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया है। ठीक है, 1926 में किया है, 1926 में। और अन्य नेताओं में भगवत मतलब कहते हैं भगवती चरण बहार प्रमुख थे, जिसने विद्यार्थियों को संगठित करने का काम किया है। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों को जो संगठित करने का काम जो कि किया था गया था। तो इस सही आंसर की हम बात कर ले तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध बुद्ध धर्म और संघ मिलन कर मतलब क्या कहलाता है?
बुद्ध धर्म और संघ मिलन मतलब ये क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। देखो बुद्ध धर्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाता है। ये मतलब तीनों यदि मिल जाएगा तो उसको हम लोग त्रिरत्न कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग जो है त्रिरत्न कहेंगे, तीनों मिल जाएगा तब। और बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण होता है स्थान। ये संघ जो होता है, ये संघ का मतलब क्या होता है, स्थान होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में संघ का मतलब क्या होगा, तो संघ का मतलब हो गया स्थान। और यह त्रिरत्न का अनिवार्य एक क्या होता है, अंग होता है। और बुद्ध ने अपने उपदेशों का चार मतलब पाली में भाषा मतलब किया था। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार जो है मतलब चार भाषा में मतलब पाली भाषा में किया था। सॉरी, क्या भाषा में किया था, पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में बुद्ध जो है अपना उपदेशों का प्रचार जो है ये पाली भाषा में किया गया था। ठीक है, बुद्ध के द्वारा। और बुद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। और बुद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ये त्रिपिटक था। ठीक है, त्रिपिटक बुद्ध धर्म का सबसे मतलब जो है प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, ये त्रिपिटक को माना जाता है। ठीक है, त्रिपिटक को, तो इसे आपको अच्छी से याद रखना है। ठीक है, अर्थात विनय पीटक और सूत पीटक और क्या कहते हैं अभिमत पीटक, ये सभी भी जो कि इसमें शामिल था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लिच्छवी दोहत्री किसे कहते हैं। लिच्छवी दोहत्री जो है ये किसे कहा जाता है। देखो ये समुद्रगुप्त को जो है कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है समुद्रगुप्त। तो इसी को जो है ना कहा जाता है, समुद्रगुप्त को जो कि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। देखो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था, पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। ठीक है, देखो वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी का पुत्र था और इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहत्री कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने अपने सिक्का पर लिच्छवी दोहत्री अंकित करवाया है। और समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मुख्यतः जैसे कि हरिसेन रचित प्रयाग मतलब इलाहाबाद असम लेख में प्राप्त मतलब हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है यहाँ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। देखो पंचवर्षीय पर्वत स्थल को जो है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, पंचमढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, पंचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, देखो सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये एमपी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये जो है एमपी में स्थित है। लेकिन सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है सर्वोच्च चोटी यानी कि धू मतलब गढ़ के मतलब जो है कहने का मतलब जो है ये 1350 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना 1350 मीटर जो है ये ऊंचा है। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में स्थित है। ठीक है, तो यह जो एमपी के होशंगाबाद जिला में जो है यह स्थित है। ठीक है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जो है ये जोड़ता है। दिल्ली कलकत्ता मथुरा और वाराणसी को जो मतलब जोड़ता है, मतलब कौन जोड़ता है बताइए। यहाँ पर जो है कौन जोड़ता है, देखो ये NH2 जोड़ता है। कौन जोड़ता है, ये NH2 जो है ये जोड़ता है। ठीक है, NH2। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार के द्वारा मेघा दिवस बनाने का निर्णय लिया गया है, बताइए। निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार के द्वारा मेघा दिवस मनाने का जो है ये निर्णय लिया गया है। देखो ये 3 दिसंबर को, ठीक है, किस दिन को, ये 3 दिसंबर को जो है ये मनाने का जो है ये निर्णय लिया गया। देखो 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, प्रसाद का जन्म दिवस है। ठीक है, दिन को सरकार मेघा दिवस के रूप में मनाने का जो है ये निर्णय लिया है। लेकिन बिहार दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। बिहार जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये बिहार जो है किससे अलग होकर बना है, ये कलकत्ता यानी सॉरी पश्चिम बंगाल से।
ठीक है, पश्चिम बंगाल से अलग होकर जो ये बिहार अपना अलग हुआ है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो इसे भी जो है आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं। अजंता कलाकृतियां जो है ये किससे संबंधित है। देखो ये गुप्त काल से संबंधित होगा। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह जो है गुप्त काल से जो है ये संबंधित हो जाएगा। देखो अजंता की गुफाएं, ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है गुप्त शासकों के द्वारा औरंगाबाद में, ठीक है, कहाँ पर है, गुप्त मतलब जो है अजंता की किला मतलब कृतियां जो है ये औरंगाबाद में, जो कि औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और अजंता की गुफा महाराष्ट्र में 1983 में, ठीक है, 1983 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की सूची में। चलिए, अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है। वह जो है कौन सा है, बताइए, वह जो है कौन सा है। देखो ये त्रिभुवनेश्वर लिंगा राज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और ये राजा रानी मंदिर, ठीक है, यह भी जो है उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है ये राजा रानी का मंदिर भी जो है ये स्थित है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ठंडी महासागरीय धारा जो है ये नहीं है, बताइए। देखो ये क्यूरोसिया, क्या हो जाए, क्यूरोसिया जो कि ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पे जो है ये चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखो ये विश्व रिकॉर्ड जो बनाया है वनडे मतलब बनाया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश ने बनाया है, कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है यहाँ पर जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि किस देश को 2026 यानी कि शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए जो ये चुना गया है, बताइए किस देश को जो है ये चुना गया है। देखो ये जो चुना गया है ना, ये इटली को जो है चुना गया। ठीक है, किसको चुना गया है, ये जो है इटली को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा इटली। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलन जो में भाग लिया है। तीनों गोल सम्मेलन में जो ये भाग लिया है, मतलब किसने लिया है, बताइए, यह जो है किसने लिया है। देखो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कि ये लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखो गांधी जी केवल द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी जो था वो केवल द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया था, और इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि मतलब जो है रूप में गांधी जी गए थे। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट में हुआ था, और इसके बाद गांधी जी ने सवेटिया अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, गांधी जी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोल सम्मेलनों में से अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, अछूतों के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है ये कौन सा है, बताइए। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है ये कौन सा है।
देखो पहला की पूछ रहा है तो पहला जो है ये अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? ये पहला जो है ये अप्सरा हो जाएगा। देखो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अध्यक्षता में मतलब 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में परमाणु ऊर्जा संस्थान की यात्रा भी जो ये शुरू की गई थी। और बॉम्बे मुंबई में स्थगित भाषा परमाणु संधारण केंद्र जो कि BARC परमाणु विज्ञान संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान जो कि केंद्र बनाया गया था। और BARC मतलब BARC के अनुसंधान परमाणु रिएक्टर जैसे कि सबसे पहले में अप्सरा आता है। ठीक है, सबसे पहला नंबर में कौन आता है? ये अप्सरा आता है। दूसरा नंबर में जो है ये साइरस आता है। ठीक है, ये दूसरा नंबर में आएगा। और ये एक नंबर में आएगा, ये दूसरा नंबर में आ जाएगा। और यानी कि तीसरा नंबर में जर्लीना हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा नंबर में जर्लीना हो जाएगा। और एक पूर्णिमा होता है 1, एक पूर्णिमा 2, एक पूर्णिमा 3, एक पूर्णिमा 3 होता है और एक ध्रुव होता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि ये होता है, तो आपको जो है सभी को याद रखना है। सबसे पहला में जो आएगा वो अप्सरा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में साइरस आएगा, तीसरा नंबर में जर्लीना, और तीसरा नंबर यानी कि चौथा नंबर में पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, यानी कि मतलब ये 6 तक चला जाएगा। ठीक है, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, और जब लास्ट वाला जो 7 नंबर में आएगा वो ध्रुव आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार जो ये दिया गया था? किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया, बताइए? किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये यूपी को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए, स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है? ये देखो सुमित सुमित भाले ने जीता है। किसने जीता है? ये सुमित भाले ने जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ बता रहे हैं, वो उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सुमित भाले। चलिए अगला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? बताइए, ये जो है किसे जो है घोषित किया है? देखो ये जो घोषित किया है ये मतलब एलन मस्क को किया है। ठीक है, एलन मस्क को। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो यहाँ बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एलन मस्क के साथ जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एलन मस्क। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका सेंटीग्रेड में मान क्या होगा? देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला को याद रखना है, C माइनस का 0 बटा का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और माइनस का 0 बराबर का यानी कि F माइनस का 32 बटा में 212। ठीक है, 212 माइनस का 32। देखो ये एक याद रखना है। यदि आपको सेंटीग्रेड का मान पूछे तो सेंटीग्रेड का मान निकालना है, फ़ारेनहाइट का मान पूछे तो फ़ारेनहाइट का मान यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, तो यदि जो मान दिया गया उस मान को बैठा दो, कैलकुलेट कर दो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग निकालते हैं तो 1 मतलब 100 और बटा यानी कि 152। ठीक है, फ़ारेनहाइट का मान दिया गया कितना? 152। ठीक है, 152 माइनस का हो जाएगा 32। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस का 32 बटे में 180 का है, 212 में से 32 को घटाएंगे तो 180 ही बचेगा। अब देखो 152 में से 32 को घटा करके उसमें 100 से गुना करना है। ठीक है, क्या करना है उसमें जो है अब 100 से गुना करना है, तो यदि आप लोग उसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? देखो उसका आएगा 12,000। ठीक है, 12,000 में 180 से भाग देना है। तो जब 80 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा, तो उसका आंसर जो यहाँ पर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है निकालना है। यदि सेंटीग्रेड का मान दिया गया तो सेंटीग्रेड का मान बैठा करके फ़ारेनहाइट का मान निकाल लो। यदि फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है तो फ़ारेनहाइट का मान बैठा करके सेंटीग्रेड का मान निकाल लो। इस टाइप से जो मतलब दिया जाएगा उसका एक का मान आपको निकाल लेना है। सिंपल आपको जो है इसी एक फॉर्मूला को जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पौधा के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, पौधा के जो है किस भाग को जो है केसर के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, केसर के रूप में जो है मतलब प्रयोग किया जाता है। देखो पौधा के एक वर्तिका तथा वर्तिकाग्र भाग को जो है केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और हम बात कर ले कि केसर जो है केसर, ये केसर जो है कहाँ है? ये मतलब केसर जो है जम्मू।
ठीक है, जम्मू कश्मीर कि केसर जो है जम्मू कश्मीर में मतलब बहुतायत में मिलता है और बीलों से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से उतना आपको नहीं याद रखना है। विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो ये ईरान है। ठीक है, विश्व में यदि आपसे पूछेगा तो ये ईरान जो है सबसे ज्यादा मतलब केसर का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर की हम बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा कि वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे मतलब सशक्त अस्कंदक है? सशक्त अस्कंदक बताइए सबसे। देखो ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? ये जो है ना एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए देखो ये बेरियम क्लोराइड जो होता है ना, बेरियम क्लोराइड, इसका उपयोग जैसे कि चीनी हो गया, चीनी जो होता है, चीनी चीनी को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चीनी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेरियम क्लोराइड का किया जाता है। ठीक है, चीनी का उपयोग। ठीक है, चलिए और ये मैग्नीशियम जैसे होता है, मैग्नीशियम हो गया और क्या कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम जो होता है सल्फेट और मैग्नीशियम की कमी से वाले रोग जो होता है, इसे चोट के मामले में उपयोग होता है। जैसे चोट लग जाता है तो वहां पर ये काम करता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि 152 का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R2 जो कि 200 की दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो RQ का मान जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो नहीं कि RQ का मान जो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा। देखो ऐसा प्रश्न के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 1/r। ठीक है, 1/r बराबर यानी कि 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये होता है। तो यानी कि 1/r 15 का मान दिया गया। ठीक है, सिंपल सब का मान जो कि इतना दिया गया है, तो ये हमको नहीं दिया गया है। R1 का मान हमको निकालना है, प्लस का 1/r2 का मान जो दिया गया है वो 20 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है R1 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो 1/15 हो जाएगा, माइनस का 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी कि 4 और 3 मतलब यहाँ पर जो है 60 ओम जो इसका होगा, ये सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ओम में होगा, 60 ओम होगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 60 ओम। ठीक है, 60 ओम। तो इस टाइप से जो है ना आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से मतलब अधिक द्रव्यमान किसका है? मतलब सबसे अधिक द्रव्यमान जो ये किसका है बताइए। सबसे अधिक द्रव्यमान जो होगा, देखो ये होगा न्यूट्रॉन का। ठीक है, किसका होगा? तो ये जो है न्यूट्रॉन का होगा सबसे अधिक द्रव्यमान। ठीक है, न्यूट्रॉन का, जो कि 6 × 22 × 10⁻23 ये होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व तो मतलब 1 ग्राम सीसी में कितना होगा? यह बिल्कुल सही है, मतलब किसके लिए सही है? देखो ये जो सही की बात कर रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो ये सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस। देखो जल का घनत्व ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम जो होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और जल का आयतन जो होता है, जल का आयतन यदि आपसे पूछा जाए कि आयतन, ठीक है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे कम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इस टाइप से याद रखना। और क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। परिवर्तन जो है ये निहित है प्रकाश संश्लेषण। देखो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होता है, जो कि कहाँ पर दिया गया है? तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। देखो यहाँ से एक दो पॉइंट हम बताना चाहेंगे, जैसे कि देखो मोमबत्ती। ठीक है, ये मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, एक होता है विद्युत सेल।
ठीक है। ये विद्युत सेल क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा होता है? डिटॉल में बताइए, डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक जो है ये कौन सा है डिटॉल में? बताइए। देखो डिटॉल में जो होता है ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनरोलोक्लोक्सिन लेनॉल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। देखो डिटॉल जो होता है ये एंटीसेप्टिक तरल त्वचा में कीटाणुओं को हटाता है और कीट मतलब कटने और खोज मतलब जो खरोच होता है की जगह होने वाले संक्रमण को भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है डिटॉल, ठीक है। चलिए डिटॉल के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी से जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बुध का केंद्र स्थित है, बुद्धि का केंद्र स्थित है, मतलब ये बता रहा है कि बुद्धि का केंद्र जो है ये स्थित है। बताइए बुद्धि का केंद्र ये कहाँ पर स्थित होता है? देखो बुद्धि का केंद्र जो होता है ये परम मस्तिष्क में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? तो ये जो होता है ये परम मस्तिष्क में होता है, बुद्धि का केंद्र होता है, ठीक है, परम मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो यहाँ पर चला जाएगा। स्मरण शक्ति का केंद्र जो ये परम मस्तिष्क होता है, ठीक है, स्मरण शक्ति का भी केंद्र हो जाएगा। और मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो होता है ये परम मस्तिष्क ही होता है, और परम मस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का सबसे सक्रिय हिस्सा भी होता है। और यह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि यह बुद्धि, यदाशक्ति, चेतना, चिंतन आदि का केंद्र भी जो ये बिंदु ही होता है, ठीक है। और मानव मस्तिष्क मस्तिष्क कोश या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है और इसके चारों ओर जैसे कि मेनिनजेज नामक एक आवरण पाया जाता है, ठीक है, मस्तिष्क परम मस्तिष्क के चारों ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा जो ये कितना होता है? देखो ये रुधिर का सामान्य मात्रा पूछ रहा तो ये 5 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये जो है ना 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 5 लीटर के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। देखो 5 से 6 लीटर लमसम जो है यहाँ पर होता है। और पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी जो है अधिक होती है और रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है, मतलब 7% मतलब होता है रक्त का मात्रा। और रक्त का पीएच यदि पूछा जाए तो रक्त का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है पीएच मान। चलिए अगला प्रश्न, यदि अभिकारकों को कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है। बताइए। देखो ये अभिक्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है, ये ऊष्मा छेपी हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कीट विज्ञान अध्ययन है, कि कीटों किसका मतलब कीटों का अध्ययन कहाँ पर होता है? देखो कीटों का विज्ञान जो ये कीट का विज्ञान जो होता है ये कीटों का अध्ययन ही होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध जो ये किससे है? जिसका संबंध जो है यह किससे है? बताइए जिसका संबंध जो है ये किससे है? देखो जिसका संबंध होता है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, ठीक है, क्या होता है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु में रंगहीन हो जाता है? वायु में क्या होता है कि वो रंगहीन हो जाता है? बताइए वायु में क्या होता है कि वो जो है रंगहीन हो जाता है? देखो वो जो है ना मतलब उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होने के कारण, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होने के कारण ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। देखो पीतल जो होता है उसमें जैसे कॉपर, ठीक है, कॉपर जो होता है कॉपर, तो कॉपर की मात्रा की हम बात कर ले तो 70% होता है कॉपर। और जिंक की हम बात कर ले तो जिंक जो होता है जिंक, तो जिंक की मात्रा जो होता है इसमें जिंक का मात्रा वो होता है 30%, ठीक है, दोनों को मिलकर बनता है, ठीक है, पीतल। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि दृष्टि के मतलब अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? बताइए किसके पीछे का सिद्धांत है? देखो ये सिनेमा के पीछे का एक सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा सिनेमा। ठीक है, सिनेमा, सिनेमा के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का नाम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, देखो हमारे शरीर में कुल 200 मतलब 230 कितना 230 जो है ये हार्मोन है जो शरीर का अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, 230 हार्मोन है। प्रोटीन जो है 20 एमिनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में जो होता है प्रोटीन में जो है 20 गो एमिनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एमिनो अम्ल, तो इसे भी आपको याद रखना है। 20 गो एमिनो अम्ल जो है पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग और ख्वासियोब नामक रोग हो जाता है। और मानव शरीर का लगभग 15% भाग ये प्रोटीन से ही बना हुआ है। ठीक है, 15% भाग जो है ये मानव शरीर का ये प्रोटीन से ही बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न की तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। बताइए किसको स्थानांतरित करती है? देखो जैसे कि ऊर्जा, ताप, मध्यम कण, ये सभी को करता है। कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद जो ये कौन होते हैं? प्राथमिक की स्थिति में यानी कि प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद जो है ये कौन होते हैं? उत्पादक। देखो ये प्राथमिक उत्पादक जैसे कि पादप होता है। ठीक है, कौन होता है? ये पादप होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी के साथ चला जाएगा। देखो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तीन उपभोक्ता होता है। अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाता है? संदेश जो है वो क्या कहलाता है? देखो उसको हम लोग स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको लोग? हम स्पैम बोलते हैं। ठीक है, स्पैम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए कि ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक जो है ये क्या होता है? तो जैसे कि मैदा और खमीर होता है। ठीक है, मैदा और खमीर। देखो मैदा और खमीर ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है, लेकिन ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। ठीक है, इसको जो है खमीर को ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब जो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैदा की आटे में खमीर यानी कि ईस्ट मिलाकर रखने में जैसे फर्मेंटेशन होता है और आटा क्या होता है उसे फूल जाता है। और ईस्ट या खमीर या एक प्रक्रिया खाने में स्वादिष्ट, लजीज और फायदेमंद भी बनती है। और इडली, डोस या दाल का ढोकला बनाने के लिए घोल में दही मिलाकर मतलब कुछ घंटों तक इसमें रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? देखो आपातकालीन हार्मोन जो है एड्रिनल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, देखो एड्रिनल हार्मोन को मतलब लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मतलब क्या होता है? आंतरिक होता है। बताइए मलेरिया किसके द्वारा होता है? देखो मलेरिया जो होता है ये एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, एनोफिलीज मच्छर के कारण। देखो मलेरिया नामक रोग जैसे कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजुआ से होता है। और प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे अपना डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देता है। और इस रोग में जाड़ों के साथ बुखार आता है और लाल रुधिर नाव नष्ट हो जाता है और रक्त में कमी आ जाती है। ठीक है, ये सभी मतलब उसका लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि अमरबेल यानी कि कष्ट टूटका क्या है? अमरबेल मतलब क्या है ये बताइए। ये अमरबेल जो है ये क्या होता है? देखो अमरबेल, अमरबेल क्या होता है? ये पूर्ण तथा परजीवी होता है। पूर्ण तथा परजीवी होता है।
देखो अमरबेल जो है ना हरे पीले रंग का बिना पत्ती वाला एक किस्म की परजीवी मतलब होता है, और इनकी अगणित शाखाएं जैसे कि अन्य पौधों और पेड़ों में लटपटी होती है, और अमरबेल जो है स्वास्थ्य के लिए एक मतलब बहुत लाभकारी होता है अमरबेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। देखो ये डायबिटीज, जैसे डायबिटीज कैंसर में बचाव, हड्डियों को मजबूत करने तथा प्रजनन क्षमता बढ़ाने में जो है मददगार भी होता है। ठीक है, ये अमरबेल, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन जो है किसका जो है एक अनिवार्य घटक है। देखो ये प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। देखो प्रोटीन जैसे कि अत्यंत अटील नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग दो मतलब 20 अमीनो अम्ल से मिलकर जो कि प्रोटीन बनता है, और मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो ये प्रोटीन से ही बना होता है। लेकिन प्रोटीन की कमी से शिशुओं में जैसे कि मरामस्म, क्वाशियोकर रोग, ये मतलब सभी रोग होता है। प्रोटीन जैसे कि CHON के बने होते हैं। ठीक है, इन सभी का जो है बना होता है। चलिए तो अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है किसने किया है, बताइए। देखो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मैक्सवेल, तो इसी ने जो कि किया था। ठीक है, देखो 1864 में, ठीक है, 1864 में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदले स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, और सन 1900 में, ठीक है, 1900 में जैसे कि जर्मनी भौतिकवाद मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत को दिया था। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत को 1900 में दिया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो आज का प्रश्न जो ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और आपको वीडियो जो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जीके जीएस हो गया, ठीक है, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी का क्लास जो कि आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए आपको इस चैनल से जुड़कर रहना है, और यह चैनल जो है आपको एग्जाम तक जो कि हेल्प देने वाला है। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक जो है आपका क्लास जो इस चैनल पर चलने वाला है। ठीक है, जो कि बिल्कुल मुफ्त जो है यूट्यूब पर चलने वाला है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।